हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और इस भाग में हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 14 की। अभी तक 13 भाग हो चुके हैं जिनमें हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं क्लास थर्ड की एनसीईआरटी और फोर्थ की एनसीईआरटी। फिफ्थ की एनसीईआरटी इज़ गोइंग ऑन। सीटेट में अधिकतम अंक दिलाने की गारंटी की ये सीरीज़ है एनसीईआरटी पर्यावरण जिसमें चल रही है। इसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक्स के सभी पाठों का सारांश देखते हैं। पिछले वर्षों में सीटेट में पूछे गए प्रश्नों के अध्यायवार हल देखते हैं। और इस भाग में हम चर्चा करेंगे कक्षा 5 की एनसीईआरटी की। ये आप देख सकते हैं, उसका फ्रंट पेज है। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए आइए शुरू करते हैं कक्षा 5 की एनसीईआरटी। अभी तक इसमें हम लोगों ने पिछले भाग में पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दूसरा और तीसरा पार्ट, कहानी सपेरों की और चखने से पचने तक। इन 3 चैप्टर्स के पूरे हो जाने के बाद हम लोग तीनों चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये है कहानी सपेरों की नामक चैप्टर। मैं हूँ आर्यनाथ, ये किसी का नाम होगा। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। तो सांपों को अपनी कला से नचाने वालों को या सांपों का काम करने वालों को कालबेलिया कहा जाता है इस एनसीईआरटी की चैप्टर के हिसाब से। मेरे दादा रोशननाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी। गुम्फन। ऐसे डिजाइन कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये नाग गुम्फन डिज़ाइन है जिसमें कई सारे सांप एक ही में लिपटे हुए ऐसा कुछ बनाया जाता है। तो ये डिज़ाइन कहाँ कहाँ पे प्रचलित हैं आपको ये ध्यान में रखना है। सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में ये प्रयोग किए जाते हैं। अब ये कहानी है इन्हीं से रिलेटेड। तब हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल भरी ना होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की ज़िंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो, पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों को के इस ज्ञान को व्यर्थ ना गंवाना। ठीक है? तुम शहरों और गांव के बच्चों को बताना कि सांपों से ना तो डरने की ज़रूरत है और ना ही नफरत करने की। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचानना है। उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त हैं। सांप ना हो तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा। अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी यह कहानी सुनाना, अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी भी बनाना, अपने पोते पोती को सुनाने के लिए। ये कालबेलिया नाच की एक मुद्रा है। इसके बाद क्या तुम जानते हो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं: नाग, करैट, दुबोइया और अफाई। यहाँ पे इनके चित्र भी आप देख सकते हैं। ये है नाग, ये है दुबोइया और ये करैट है और ये अफाई है। तो यही 4 तरीके के जो सांप हैं ये आपके जहरीले सांप होते हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है। जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई या सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलता है या उपलब्ध होता है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताओ और लिखो। तो ये एक एक्सरसाइज है बच्चों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चखने से पचने तक। स्वाद ही स्वाद। झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपट कर बोली,
माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगी, सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी ही खाई थी। तो ये थर्ड चैप्टर है। घर में लोग तुम्हें कहते होंगे खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो वे ऐसा क्यों कहते होंगे। तो इनके क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं और कमेंट बॉक्स में आपको लिखने भी हैं। जब तुम कोई सख्त चीज़ जैसे अमरूद खाते हो तो उन्हें उसे मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन से बदलाव आते हैं और कैसे। तो ये इतना मेन नहीं है, लेकिन आपको पहले का आंसर देना है और थर्ड का तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है। हमारे मुंह में लार क्या काम करती होगी। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखना है। अगर आप लोग नहीं लिख पाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गए थे। उफ, कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी। उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वे उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने के लिए कहा, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती है, पर अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है। डॉक्टर आंटी ने उसे कहा, खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है, तुम्हारा पेट खराब है। ग्लूकोज चढ़ने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी, तो इसलिए ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट कहानी है और इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो कि हम लोग अगले पार्ट में चेक करेंगे, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कहानी पेट में झांका जाना भेद। तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा वह सन 1822 में 18 साल का था और बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोंट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया था, ठीक इस तरह जैसे एक फुटबॉल का वॉशर होता है। यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर बोमोंट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में। 9 साल। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया होती है और कैसे होती है। पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है, क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए होते हैं। पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई चीज़ डुबोकर उसमें रख दी जाए तो क्या वह पड़ी पड़ी पच जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया, फिर 10 ml मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिए। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके हैं। तो ये भी अजीबोगरीब प्रयोग था। ये देखने में जुटे हैं डॉक्टर साहब। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका पेट देखने में जुटे थे डॉक्टर साहब। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वहीं मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसकी एक इन्होंने लिस्ट बनाई, उसकी तालिका बना ली। डॉक्टर बोमोंट की तालिका देखो। अब इन्होंने बताया कि कच्चा दूध जो है वो पेट में 2 घंटे 15 मिनट में पचता है, लेकिन गिलास में पाचक रस में
4 घंटे 45 मिनट में। उबला दूध पेट में 2 घंटे में, और ये भी 4 घंटे 15 मिनट में गिलास के पाचक रस में। पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट में पचता है और गिलास के पाचक रस में 8 घंटे में। कम उबला अंडा 3 घंटे में डाइजेस्ट होता है। कच्चा अंडा फेंटा हुआ ये 2 घंटे में डाइजेस्ट होता है, और कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में। तो ये अलग अलग टाइमिंग इन्होंने अलग अलग सूची बनाई कि कितने टाइम में कौन सी चीज़ डाइजेस्ट होती है। डॉक्टर बोमोंट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका से देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। क्या तुम भी यह देख पाए? जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे यह भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता है तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिड या अम्ल की तरह होता है। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई है? खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचाया हो, तब लोग ऐसा कहते हैं। उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोने में किए गए। क्या कहा तुमने? पेट में गोली मारकर? नहीं भाई, बाद में होने वाले ये प्रयोग किसी के पेट में गोली मारकर नहीं किए गए। ये प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने मशीनों की सहायता से किए। तो कहो कैसी लगी मार्टिन के पेट उर्फ तुम्हारे पेट की कहानी। तो डॉक्टर बोमोंट का नाम आपको याद रखना है ये क्वेश्चन, क्योंकि एक बार पूछा गया है। और क्या पूछा गया था वो हम अभी आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन जितने भी तीनों चैप्टर्स के हैं इकट्ठे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। सही खाना या सही सेहत। सही खाना और सही सेहत। डॉक्टर अपर्णा के पास इलाज के लिए 2 बच्चे आए, रश्मि और कैलाश। दोनों बच्चों से डॉक्टर अपर्णा ने बातचीत की। बातचीत से कुछ जानकारी मिली, नीचे दी गई है, तुम भी पढ़ो। रश्मि 5 साल की है, 3 साल की लगती है 5 साल की लेकिन लगती 3 साल की है। हाथ पैर उसके पतले हैं और पेट फूला हुआ है। अक्सर बीमार रहती है। थकान के कारण बहुत बार स्कूल भी नहीं जा पाती। खेलने की ताकत भी नहीं होती। खाना पूरे दिन में थोड़े से चावल या एक आध रोटी भी मिली तो समझो आज बहुत मिल गया। इसके बाद दूसरा है कैलाश। ये 7 साल का है, उम्र से बड़ा दिखता है। एक की उम्र 5 साल है तो वो एक्चुअल एज से 2 साल छोटी लगती है, और एक की उम्र 7 साल है और वो अपनी उम्र से बड़ा दिखता है। बदन मोटा है और थुलथुला है। पैरों में दर्द रहता है। फुर्ती से कोई भी काम नहीं कर पाता। बस से स्कूल जाना, दिन में कई घंटे टीवी देखना। खाना क्या खाता है? घर का बना खाना उसको पसंद नहीं है। दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता है। बाजार के चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक बस यही भाता है उसे। तो इन दोनों की समस्याएं आपको समझ में आ गई होंगी। एक तो कुपोषण की शिकार लग रही है जो बहुत ही कम खाना खाती है, और एक बाजार का खाना बहुत ज़्यादा खाता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी थुलथुली टाइप में हो गई है। डॉक्टर ने दोनों का कद और वजन नापा और जांच भी की। दोनों बच्चों को कहा कि तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है, सही खाना यानी संतुलित आहार। इन दोनों की जो समस्याएं हैं वो संतुलित आहार ना लेने की वजह से हैं, जिसकी सलाह डॉक्टर ने उनको दी। अब यहाँ पे उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले के बारे में एक कहानी भी है और कुछ बताया भी गया है। सोचो और चर्चा करो। क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे दिन भर में खाने को कुछ नहीं मिलता? इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्या तुमने कभी ऐसा गोदाम देखा है जहाँ बहुत सारा अनाज रखा हो? तो ये तो बच्चों के लिए एक्सरसाइजेज हैं। हम क्या समझें? जब तुम्हें जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है? अगर ऐसा कहा जाए हमारा मुंह ही पचाना शुरू कर देता है तो तुम कैसे समझोगे? सही खाना ना मिले तो बच्चों को क्या क्या परेशानी हो सकती हैं? तो ये तो खैर बच्चों के लिए हैं, आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इस कहानी के बारे में हम ज़रूर पढ़ लेते हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया है। कभी कभी समस्याओं को बताकर आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि जैसे अभी पिछले आपने पेज पे पढ़ा कि बच्चों को कौन कौन सी समस्या थी, तो वही समस्याएं बता दी जाएंगी। और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे।
तो ये समस्याएं बता दी जाती हैं और बोला जाता है कि ये बच्चा किस चीज़ से पीड़ित है या कौन सी बीमारी से ग्रसित है। तो इस कहानी में 30 साल की गोमती किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती है। इस मेहनत की उसे बहुत कम मजदूरी मिलती है। इन पैसों से वह पेट भर अनाज भी नहीं खरीद पाती। कई महीने तक तो उसे काम भी नहीं मिलता। फिर जंगल के पेड़ों की पत्तियां या जड़ें खाकर काम चलाना पड़ता है। इसी के कारण अब गोमती के बच्चे बीमार पड़े हैं। गोमती का पति भी कुछ साल पहले भूख के कारण ही गुजर गया था। एक तरफ तो कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। दूसरी तरफ कालाहांडी के कई गरीब मजदूरों की हालत गोमती जैसी है। कई बार तो यह धान गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है। फिर ऐसी जगह लोग भुखमरी का शिकार क्यों हो रहे हैं? तो बहुत ही ख़राब कंडीशन है अगर ऐसा है। और इंडिया में बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं होते हुए भी ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत सारी मुसीबतों को फेस करते हैं। और आप इनको देख सकते हैं, गोमती को कैसी शक्ल बनी हुई है और कितनी ढेर सारी समस्याओं का सामना इनको करना पड़ता है केवल अपने 2 वक्त की रोटी के लिए। तो इम्पोर्टेंस खाने की वही समझता है जो इस तरह की समस्याओं को झेलता है। तो हमें भी समझना चाहिए, सोचना चाहिए और अनाज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा। तो ये था आपका दूसरा और तीसरा चैप्टर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चंस के बारे में इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर यहाँ पे ऐसा एक बटन होगा जिसको आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे की अपडेट्स पाने के लिए कि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल्सो। मिलते हैं अगले भाग में अगले चैप्टर्स के साथ या फिर पिछले इन तीनों चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।